जी हाँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव ज्यों ज्यों नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे समीकरण बदलते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं और नए आयाम इसमें जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि मायावती ने आज जो 2 आयाम हुए वो कोई नए नहीं है। मायावती ने 2007 में ही ब्राह्मणों का साथ लिया था और बहुमत की सरकार बनाई थी 206 विधायक लेकर के। पहली बार इतिहास में पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने बहुमत की सरकार बना ली थी। उसके बाद से लेकिन क्या गड़बड़ हुई, फार्मूला क्यों नहीं हिट हो पाया। कहा यह जा रहा कि उनका जो बेस वोट बैंक था वो खिसक गया, जिसकी वजह से उन्हें पिछले कई चुनावों में नुकसान उठाना पड़ा। करीब 4 चुनाव में, 2 विधानसभा चुनाव में, 2 लोकसभा चुनाव में उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। और अब एक बार फिर से उन्होंने ब्राह्मण को गले लगा लिया है। 2007 का जो रिजल्ट था उसको वो रिपीट करना चाहती है, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों का आगमन किया और उनके पार्टी कार्यालय में आज जब पहले चरण का प्रबुद्ध सम्मेलन समाप्त हुआ तो घंटों घड़ियाल और शंख के साथ में उनका स्वागत हुआ और खुद बहन जी ने उनका स्वागत किया और सरकार बनाने का आह्वान किया। और इतना ही नहीं, साथ साथ में कई वादे भी कर डाले। वादे कर दिया कि आइंदा वो कोई भी स्मारक नहीं बनाएंगी, कोई मूर्ति नहीं बनाएंगी। अब जितना बनाना था वो बना चुकी, अब वो जो भी काम करेंगी वो प्रदेश की बेहतरी के लिए करेंगी और ब्राह्मणों को भी यकीन दिलाया कि आपका अगर भविष्य कहीं सुरक्षित है तो वो यहीं पर सुरक्षित है। दूसरी ओर ओवैसी की एंट्री भी हो गई है। हालांकि ओवैसी लगातार कई बार उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने विधिवत चुनाव का ऐलान कर दिया है और यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, जो सपा का कॉम्बिनेशन था वही कॉम्बिनेशन अब AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी का होगा। यानी कि सपा का जो माई कॉम्बिनेशन था उसी कॉम्बिनेशन को अब थोड़ा उल्टा कर दिया है। पहले वहाँ पर यादवों को प्रेफरेंस मिलता था और मुस्लिम सेकंड फेडरल में होते थे। यहाँ पर मुस्लिमों को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा और OBC और दलित भी इसमें जोड़े जाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इन दोनों फैक्टर का होगा क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा प्रदेश की राजनीति में, कौन किसके वोट काटेगा, कौन विनर होगा, कौन लूजर होगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी है, हम उनसे आपको रूबरू भी करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं जो आपको बताएगी कि दरअसल दिन भर हुआ क्या और इसके राजनीतिक मायने क्या है। यूपी का चुनाव हर पार्टी के लिए जीने मरने का सवाल होता है। बसपा अगर इस चुनाव में कुछ नहीं कर सकी तो उसकी राहें आगे काफी मुश्किल हो सकती हैं, क्योंकि 2007 के बाद कोई भी चुनाव, फिर चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा, कुछ खास नहीं कर पाई। माया को जहां 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा, तो वहीं 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारी नुकसान पहुंचा। लगातार 4 चुनाव में हार का सेहरा पहनने के बाद मायावती इस चुनाव को किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं देने जाना चाहती। यही कारण है कि उन्होंने अपना 2007 का पुराना दांव एक बार फिर से चल दिया है। गौरतलब है कि 2007 में मायावती ने ब्राह्मणों को साथ लेकर बहुमत की सरकार बनाकर सबको चौंका दिया था। माया ने एक बार फिर से अपने उस हिट और जांचे परखे फॉर्मूले को आजमाने की कोशिश की है। प्रबुद्ध वर्ग में से विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोग भाजपा सरकार की ऐसी गलत नीतियों व उनकी जातिवादी एवं द्वेषपूर्ण कार्यशैली आदि से काफ़ी ज़्यादा दुखी व त्रस्त ही नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित भी हैं, गुस्से में भी हैं, जिसे ध्यान में रखकर ही फिर बीएसपी ने इनकी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि को लेकर पहले चरण के तहत यूपी के लगभग सभी जिलों में विचार संगोष्ठी के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जो बीजेपी व उनकी सरकारी बाधाओं के बावजूद भी जबरदस्त सफल रहे हैं। मायावती के दलित ब्राह्मण से इतर AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने भी अयोध्या से अपनी चुनावी सभा की शुरुआत कर दी है। ओवैसी ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि वो दलित
और बैकवर्ड को भी टिकट देंगे, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। हिस्सेदारी की तो जाहिर है इनको तकलीफ होगी, और ये जनता देख रही है कि कैसे हर समाज को उनका हिस्सा मिल रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अनुप्रिया पटेल को, बाघेल साहब को ऐसे बना दिया मंत्री? उनकी बरादरी का वोट है, उनकी जात का वोट है, कास्ट का वोट है। तो ये पूरे हर कास्ट की पॉलिटिकल लीडरशिप आइडेंटिटी बन चुकी है। जब बात मुस्लिम्स की आती है और मुसलमानों में ओबीसी मुसलमान की बात आती है तो सब कहते हैं नहीं नहीं, इससे कम्युनलिज्म बढ़ेगा। कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, बीजेपी जीत रही है। तो अखिलेश यादव और एसपी और बीएसपी ने मिलकर अलायंस किया था, तब भी बीजेपी जीत गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या मायावती का फॉर्मूला एक बार फिर से हिट होगा, क्योंकि लोग ये कहने लगे हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सवाल ये भी है कि जो ब्राह्मण पिछले 3 चुनावों से भाजपा के साथ खड़ा है, वो मायावती के साथ क्या आएगा? उनका सपना बेस वोट बैंक क्या उनके पास इंटैक्ट रह पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। 2007 के चुनाव के बाद उनका अपना वोट बैंक नाराज हो गया था, जिसकी उन्हें भारी कीमत अगले 4 चुनावों में चुकानी पड़ी थी। 85% की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, यानी मुस्लिम, दलित और पिछड़ा। क्या वो सपा का खेल बिगाड़ पाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो क्या काठ की हांडी एक बार फिर से चढ़ेगी? ये मायावती के लिए लोग कहने लगे हैं, क्योंकि एक कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वहीं ओवैसी क्या खेल बिगाड़ पाएंगे सपा का, या किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसका खेल बनाएंगे, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और हम चर्चा के लिए आगे बढ़ेंगे और अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं, मोहम्मद आरिफ किदवई साहब, बहुत स्वागत है आपका। भाजपा की प्रवक्ता जुड़ गई हमारे साथ में, साक्षी दिवाकर जी जुड़ गई हैं हमारे साथ में, आपका भी बहुत स्वागत है साक्षी जी। और हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, RA उस्मानी साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है उस्मानी साहब। और सीधा रुक करेंगे साक्षी दिवाकर जी का। साक्षी दिवाकर, क्या देख रही हैं आप, जिस तरह से 2 आज बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। पहली घटना, ब्राह्मणों ने शंख, घंटा और घड़ियाल बजा दिया है बसपा कार्यालय के अंदर, शुभ संकेत दे दिए हैं। दूसरी घटना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। आप इसको किस तरह से देख रही हैं? कर दिया है, परंतु क्या उनके पास 100 कार्यकर्ता भी है यहाँ पर? मैं उनके लिए तो यही कहना चाहूंगी कि अभी पहले अगर वो अपने हैदराबाद में एक एग्जाम्पल सेट करते, वहां पे कुछ अच्छे कार्य करते, तब यहाँ पर आके यहाँ पे वोट मांगते तो अच्छा लगता है। लेकिन वहां पे बिना कुछ किए, जहां उनका थोड़ा बहुत जन आधार है, वहां पे राजनीति ना करके वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने। तो मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, यहाँ उनके ये पैतरे काम नहीं आने वाले। रही बात मायावती जी की, तो अब क्योंकि 2022 अब नजदीक है, तो वो नजर भी आएंगी और अलग अलग सम्मेलन भी करेंगी। ब्राह्मण का जो भला था, ना पहले वो कर पाई है, ना आने वाले समय में वो कर पाएंगी। दूसरी तरफ मैं बोलना चाहूंगी, ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इनकी बातों में नहीं आएगा, एक बार विश्वास करके देख चुका है वो। जी, ब्राह्मण इनके झांसे में नहीं आएगा, अगर हम शुद्ध शब्दों में कहें तो यही है। RA उस्मानी साहब, आप क्या कहेंगे कि क्या ब्राह्मण की काठी बार बार मायावती जो काठ की हांडी चढ़ाने की कोशिश कर रही है वो चढ़ेगी? एक्चुअल में पोजीशन ये है उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज जो है वो जिसको वोट करता है उसकी सरकार बन जाती है। 2007 में बहन जी को वोट किया, बहन जी की सरकार बन गई। 2012 में समाजवादी पार्टी को वोट किया, समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। 2017 में बीजेपी को वोट किया, बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन बीजेपी की सरकार में जिस तरीके से ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, जिस तरीके से उनको मारा पीटा गया है, जिस तरह उनके काउंटर किए गए हैं, जिस तरीके से उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, इसलिए ब्राह्मण समाज जो है वो अब भाजपा के साथ नहीं जाना चाहता है।
और उसके लिए और वो उसने पूरा मन बना लिया समाजवादी पार्टी को वोट देने का। समाजवादी पार्टी में हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर थे हमारे साथ में, मनोज पांडे जी और वो अयोध्या वाले पांडे जी, ये दोनों लोग लगातार ब्राह्मणों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को मान और सम्मान देने का काम किया था, विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी को बनाने का काम किया था, और तमाम जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो थे वो ब्राह्मणों को देने का काम किया था, ब्राह्मण ठाकुरों को देने का काम किया था, तो उनका एक ये मंशा बनी है कि समाजवादी पार्टी जो है वो हम लोगों के हितों की रक्षा कर सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो कहती है वही करती है, इसलिए वो उनके साथ जाएंगे। अब सवाल ये अन्य राजनीतिक होगा, बहन जी का हो चाहे बीजेपी का हो, उन लोगों की यही मंशा है कि ब्राह्मण वोट हमको मिल जाए, इसलिए वो भी उस पर हाथ पांव मार रहे हैं। इसी तरीके से अभी आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो आज अयोध्या में बहुत बड़ी घटना हुई। देखिए ऐसा है कि सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत हैं, और वो सभी पार्टियां चाहती हैं कि हमारा जनाधार बढ़े, और वो इसलिए हाथ पांव मार रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में की जनता ने ये तय कर लिया है कि अखिलेश यादव की अगली सरकार बनानी है और भारतीय जनता पार्टी को। असदुद्दीन ओवैसी के विषय में भी बता दीजिए जल्दी से उस्मानी साहब। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां जो निर्वाचन आयोग में, भारत के निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड है, वो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये चाहती हैं कि हमारा कुछ वोट मिल जाए, हमको कुछ जनाधार बन जाए, कुछ हो जाए, लेकिन उनका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। उत्तर प्रदेश की 70% जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर छुटकारा पाना है तो समाजवादी पार्टी को वोट करना है, क्योंकि आज सड़कों पर समाजवादी पार्टी। ठीक है उस्मानी साहब, ठीक है उस्मानी साहब, बात हो गई आपकी। मोहम्मद आरिफ साहब, आपसे भी मेरा सीधा सवाल यही है, हालांकि आप क्या कैसे देखते हैं जिस तरह से बसपा में ब्राह्मणों का स्वागत हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? और ओवैसी साहब जो यहाँ पर 100 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आज ब्राह्मणों का स्वागत हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब बसपा में ये बोला गया था तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार का नारा दिया गया था, और इन्होंने आज तक बसपा में कभी किसी का सम्मान नहीं दिया, हमेशा सबको निकाला ही है। शुरू में RK चौधरी साहब को निकाल दिया, डॉक्टर मसूद को निकाल दिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को निकाल दिया, बाबू सिंह कुशवाहा को निकाल दिया। अब देखने वाली बात यह है कि ये बसपा ब्राह्मणों के साथ स्टैंड करती है या नहीं करती है। सबसे अहम मुद्दा ये है, बसपा ने आज तक किसी का साथ कंटिन्यू नहीं दिया है, और ओवैसी साहब भी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि 100 सीट पे चुनाव लड़ने के बाद कोई सरकार नहीं बना सकती है। वो यहाँ पर जो भी करेंगे क्या, और हमारे पूर्वज जैसे थे कि जब देश आजाद हुआ था तब भी क्या कहते हैं, हमारे लोगों ने कट्टरपंथी सोच को छोड़ करके अपने देश भारत में हम लोगों ने रहना सुनिश्चित किया था। ठीक है, उसी क्रम में आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हमारे पूर्वजों ने कट्टरपंथी सोच को ठुकराया है, तो आज हम भी ओवैसी साहब के साथ जा करके या किसी के साथ जा करके इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है आरिफ साहब। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हिलाल नकवी साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और पेशे से प्रोफेसर भी हैं। बहुत स्वागत है हिलाल नकवी साहब आपका भी। और सीधा आप ही के पास आ रहा हूं, आप इन दो घटनाओं को आज किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से मायावती ने ब्राह्मणों का स्वागत किया, और दूसरी बात यह कि उनके ऑफिस में, उनके कार्यालय में शंख घंटा घड़ियाल बजे, और साथ ही साथ ओवैसी की एंट्री भी हो गई है। दोनों घटनाओं को आप किस नजरिए से देखते हैं? कि बहुजन समाज पार्टी का प्रश्न उठता है, तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी में मुख्यमंत्री जो है वो चाहे कितना ही कोई योग्य व्यक्ति ना हो, कितना ही प्रबुद्ध क्यों ना हो, मायावती जी को ही बनना है। उसके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें तो डिप्टी सीएम में भी कोई भी अन्य व्यक्ति जो है उसको डिप्टी सीएम नहीं बनाया जा सकता है, वो वहां पर पद है ही नहीं। उनके पास मात्र एक पॉलिटिकल मैनेजर है जिनको कि हम कह सकते हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो है सतीश चंद्र मिश्रा जी।
तो जाहिर सी बात है ब्राह्मण समाज इन सब बातों को देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है कि कौन सा राजनीतिक दल जो है वो मात्र 4 महीने पहले या 6 महीने पहले सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए उनके पास जा रहा है। ब्राह्मण निश्चित रूप से एक समझदार राजनीतिक वर्ग है जो इस चीज को बहुत अच्छे से देखता है कि कौन वो पार्टी या राजनीतिक दल है जहां के ऊपर प्रतिभा के अनुसार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहां ये नहीं किया जाएगा चेहरा किसी का दिखाया जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसके बाद मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया। ब्राह्मण समाज अच्छी तरह से समझता और जानता है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में उनके पास उनके लिए कोई जगह नहीं। वहां पर वो सीटें पूरी तरह से अखिलेश यादव जी और मायावती जी के लिए फिक्स्ड हैं। तो अब ब्राह्मण समाज जो है वो जाहिर सी बात है जो उनका अपना घर है जहां पर उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक ये रहे हैं, सजाया है, संवारा है, जो कांग्रेस पार्टी है वो उसी की तरफ रुझान रखता है और उसी की तरफ वो आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरा उस पर भी जरा बता दिए हिलाल नकवी साहब, ओवैसी साहब की एंट्री हो गई आज बाकायदा और अयोध्या से उन्होंने इसका आगाज भी कर दिया है, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। वो 100 सीटों के पर लड़ेंगे और वो बंगाल में भी लड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी इससे पहले लड़ चुके हैं, बिहार में जरूर उनको आंशिक सफलता प्राप्त हुई है। मगर हर कोई जानता है कि ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो क्या कार्य कर रही है। सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किस तरह से इस इलेक्शन को तेजी से पोलराइज करेंगे और जिसका उन्होंने अभी से शुरू कर दिया है काम करना। तो ये जो है इनके आने से किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ना है, अलावा इसके कि हाँ बहुत से ऐसे भाषण निकल करके आएंगे जिससे कि उत्तर प्रदेश के न पोलराइजेशन की सियासत खेली जाए, लेकिन जिस तरह से यहाँ बेरोजगारी फैली हुई है, जिस तरह से किसानों की समस्या है, जिस तरह से कोविड के समय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने जो चिकित्सीय व्यवस्था की है, जिस तरह से गंगा जी में हजारों की तादाद में लाशें तैरती हुई मिली है, उसके बाद जो है वो अगर ओवैसी साहब पोलराइजेशन भी करना चाहेंगे तो उसमें भी उनको कोई लाभ नहीं मिलता। ठीक है साक्षी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है साक्षी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये ब्राह्मण वोट बैंक है ना, वो काफी लंबे से, हालांकि वो मात्र कहते हैं 3% से लेकर के 10%, 11% तक ही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और 80% ब्राह्मण तो आपको ही वोट करता था। अब मायावती उसको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही, तो क्या आपको कहीं डर तो नहीं सता रहा है? जिधर ये ब्राह्मण वोट बैंक जाता है सरकार उसकी बनती है, उसकी एक वजह है, ये एक बुद्धिजीवी वर्ग है, इसलिए जहां ये देख के कि जहां जो हमारे समाज के हित के लिए कार्य करेगा उसको वोट देते हैं। यही कारण है कि जब इन्होंने बसपा का साथ दिया तब बसपा की सरकार बन गई, उसके बाद सपा का दिया, इस समय इन्होंने बीजेपी का। अरे ये सब पता है साक्षी जी, जरा ये बता दीजिए, ये तो अब आपका वोट बैंक कहा जाता है ना, उसमें मायावती सेंधमारी कर रही है, उसमें सब समाज का हित हुआ है। भले ही बसपा बात करती हो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लेकिन जो हित और सुख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मिले हैं साक्षी जी, अरे वो तो सभी पार्टी कहती है साक्षी जी कि हमने सबका काम किया, मायावती भी करी, हम बहुजन से सर्वजन हो गए हैं। ये योजना में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, यही कारण है कि आज देखिए हम जी आप ये बता दीजिए मुरली मनोहर जोशी कहाँ है? पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है यहाँ पे किसी को भी मुख्यमंत्री बनने का चांस मिल सकता है। यहाँ पे हर देखिए कोई भी कार्यकर्ता कभी भी नेता बनाया जा सकता है। कि भारतीय जनता एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेकर के चलती है, भारतीय जनता, ये काम नहीं चलेगा। आपको सीधा जवाब मैं पूछ रहा हूँ, मुरली मनोहर जोशी कहाँ है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहाँ है, रीता बहुगुणा जोशी कहाँ है? कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो यहाँ पर ही ये स्वतंत्रता है, इसके अलावा किसी और पार्टी में नहीं है। हर जगह मुख्यमंत्री के चेहरे फिक्स है, बस हमारी ही पार्टी ऐसी है जहाँ पे किसी नहीं, बात मुख्यमंत्री की नहीं है। अरे उनको मुख्यमंत्री ना बताइए, लेकिन मुझे ये क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि अगले मुख्यमंत्री योगी जी नहीं होंगे? क्या आप जो है वो भारतीय जनता नहीं, पार्टी मुख्यमंत्री जी इस बार हमारे देखिए उनके चेहरे पे जब हम चुनाव लड़ेंगे, देखिए इस बार हम योगी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे तो
हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्पष्ट कर चुके हैं कि अगले मुख्यमंत्री योगी जी ही होंगे, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पे स्वतंत्रता किसी को भी है कि यहाँ पे कोई भी बन सकता है, यहाँ फिक्स नहीं है कि उसी परिवार के लोग। सुनिए, देखिए, यहाँ पे ये नहीं है कि अखिलेश यादव ही बनेंगे जी। तब फिर वहां किसके लिए वैकेंसी पहले से तय? नहीं, मैं बता कि कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद का दावेदारी कर सकता है, कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर सकता है, समय आने पे बन भी सकता है। मैं आपको एक चीज जरा काउंटर हो रहे हैं यहाँ पर हम बैठ के। भाई मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आरोपी या जो माफिया है वो कब से उनकी जाति देखने लगे आप लोग? साक्षी जी से कुछ सवाल लेना। हिलाल नकवी साहब, मैं जरा साक्षी जी से कुछ सवाल लेना चाह रहा हूँ। साक्षी जी, सवाल ये, मैंने आपसे सवाल पूछा, ब्राह्मणों के बड़े बड़े चेहरे आपके पास है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी लंबे समय से वो कहाँ पर है कुछ पता नहीं चल रहा है। मुरली मनोहर जोशी कहाँ है पता नहीं चल रहा है। रीता बहुगुणा जोशी कहाँ है पता नहीं चल रहा है। उसके बाद मंत्री रही थी, अभी वो सांसद बनी है। तो हमारे यहाँ पे हर समाज के लोग हैं और हर किसी को जिम्मेदारी दी गई है। अभी अलग अलग समाज के लोगों को अभी मंत्री बनाया गया है। तो यहाँ पे हर समाज की बात होती है, सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए या सिर्फ अग्रवाल समाज की या सिर्फ दलित समाज की बात नहीं होती। सर्व समाज की चलिए आप ठीक है, आप सब सर्व समाज की बात करती हैं। आप जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि ब्राह्मण तो कह रहा कि हम नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके काम नहीं हुए और उनके लोगों का लगातार इनकाउंटर किया गया। विकास दुबे के इनकाउंटर को लेकर के बहुत परेशान है। जिंदा जलाया गया है, क्या वो ब्राह्मण नहीं है? उनके लिए क्यों नहीं बात आवाज उठाई जा रही है? क्या उनके घर में कोई अनाथ नहीं हुआ है? सिर्फ एक आरोपी की जाति क्यों देखी जा रही है? देवेंद्र मिश्रा की भी देखे वो लोग। तो यहाँ पे अगर कोई आरोपी है तो उसको सजा मिलेगी। यहाँ पे वो नहीं देखा जा रहा है कि कौन से कास्ट का है वो, या दलित है या फिर ब्राह्मण है, ये नहीं देखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। अब ये बता दीजिए कि अब ब्राह्मणों को लुभाने के लिए आप लोग क्या कर रही हैं? कोई स्कीम है आपके पास में? हमारे विकास कार्य हर समाज के लिए हैं, अलग से किसी के लिए कोई स्कीम नहीं निकाली जा रही है। हम अन्य पार्टी की तरह नहीं है कि किसी एक समाज को लेके चले। नहीं, एक सवाल और है। ये हिलाल नकवी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने 6 मुख्यमंत्री बनाए, 8 बार मुख्यमंत्री बनाए उन्होंने। आप क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे उनको? सकता है, मैं यही बता रही हूँ। यहाँ पे एक दलित भी बन सकता है, एक पिछड़े का भी व्यक्ति बन सकता है और एक ब्राह्मण भी बन सकता है। बस ये छूट भारतीय जनता पार्टी में ही है। कौन बनेगा इसका निर्णय मैं नहीं ले सकती। जी हाँ, मोहम्मद आरिफ साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं। सवाल कर रहे हैं सर, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। 2022 में जो आगामी चुनाव हो रहे हैं, इसमें क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देंगे? ये मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात हो गई। देखिए, मुख्यमंत्री के लिए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये चुनाव हम योगी जी के चेहरे पे ही लड़ेंगे और वही हमारे आने वाले मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी ओर कौन सी जाति के कितने मुख्यमंत्री होंगे, कौन से मुख्यमंत्री नहीं, कितने कैंडिडेट होंगे, कौन से धर्म के कितने होंगे, मैं बता रही हूँ। इस समय मैं आपको ये भी नहीं बता सकती कि ब्राह्मण कितने ब्राह्मण कैंडिडेट होंगे हमारे, कितने दलित कैंडिडेट होंगे और या कितने अन्य जाति के होंगे, या फिर कितनी मुस्लिम। बात कर दीजिए। हाँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ ना, हम सबकी बात करते हैं, हम सबके साथ विकास की बात कर रहे हैं, हम सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। तो मैं बता रही हूँ, आज की तारीख में मैं आपको स्पष्ट रूप में ये जवाब नहीं दे पाऊंगी कि मुख्यमंत्री हमारे क्या कितने कैंडिडेट मुस्लिम भाई होंगे। मैंने साफ कह दिया। मैं किसी भी जाति के व्यक्ति के बारे में नहीं बोल सकती, मैं मुस्लिम के लिए भी नहीं बोल सकती, मैं ब्राह्मण के लिए भी नहीं बोल सकती। मैं सिर्फ सिंगल टिकट की बात कर रहा हूँ। मैं वही मैं अभी किसी के बारे में नहीं बता सकती, मैं वही बता रही हूँ। अभी मैं ये भी नहीं बता सकती कितने ब्राह्मण चेहरे हमारे कैंडिडेट होंगे। ठीक है हिलाल, ठीक है, हिलाल नकवी जी के पास चलते हैं। उस्मानी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से अपनी बात रख लीजिए, फिर नकवी साहब के पास चलेंगे, हिलाल जी के पास चलेंगे। उस्मानी साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हिलाल नकवी साहब, आप कह रहे हैं कि आपने 6 मुख्यमंत्री दिए, बल्कि हम यूं कहें कि 8 हो गए, क्योंकि एनडी तिवारी तो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब उनको अपने पाले में लाने की क्या कवायद कर रहे हैं आप कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा कोई स्कीम करते हैं यहाँ पर कि जो इलेक्शन लड़ा गया वो पिछड़ी जात के थे, मौर्य समाज से थे, इसलिए मुख्यमंत्री। उस्मानी साहब, आपके पास आऊंगा दोबारा से। जी नकवी, हिलाल जी, देखिए, जो उत्तर प्रदेश में
ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए हैं या अन्य जाति के मुख्यमंत्री हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, वो जो है वो नेता थे, पूरे प्रदेश के नेता थे, और उनको आगे बढ़ने में किसी ने नहीं रोका। हमारे यहाँ मूक दर्शक मंडल नहीं है। हमारे यहाँ जो है वो जो भी व्यक्ति है, जो भी काम कर रहा है, वो सारे के सारे लोग। कुछ लोगों के नाम बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं, हिलाल साहब कुछ नाम बता दीजिए जो भी लोग हैं। किस सिलसिले में बता दे नाम? ब्राह्मण चेहरों के नाम। देखिए, हम इस डिबेट में पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ हम ये जरूर कहेंगे कि आज भी जो विधानमंडल दल का नेता है हमारा, वो कौन है, ये नाम तो आप बता सकते हैं। हमारे आप बताइए हमारे विधानमंडल दल का नेता कौन है? तो खैर, हम इस जातिगत राजनीति को नहीं करते। आपके कहने पर हमको इस सवाल का जवाब देना पड़ा। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, जो साफ दिखाई दे रही है, वो ये दिख रहा है कि ये लुभाने की जो आप बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये सर्व समाज का घर है, ये ब्राह्मणों का भी घर है, और अपने घर में वो निश्चित रूप से उनका हमेशा स्वागत है। ठीक है, अपने घर में उनको बुलाने के लिए हमको जो है सम्मेलन, बुलाने की जरूरत नहीं उनके घर में आपका। लेकिन हिलाल नकवी साहब, सवाल ये है ना कि सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, तो बात ठीक है। यहां सुबह का भूला हुआ कभी वापस ही नहीं आ रहा आपके पास। ठीक 32 साल हो गए। नहीं कहेंगे उनको, निश्चित रूप से अपना घर है। गए, उन्होंने भ्रमण कर लिया है, सारी जगहों पे देख लिया, और उन्होंने ये भी देख लिया कि अपना घर अपना होता, दूसरे के घर में द्वार पे ही जगह मिलती। 32 साल हुए। यही काम भारतीय जनता पार्टी में हुआ, यही बहुजन समाज पार्टी में हुआ, और यही समाजवादी पार्टी में हुआ है। ठीक है, तो कांग्रेस उनका समाजवादी पार्टी में। ठीक है, ठीक है हिलाल साहब, वक्त एक ब्रेक का हो चला है। और उन्होंने देख लिया कि किस तरह से अन्य पार्टी किसी प्रकार काबिलियत है, ठीक है, उनकी जो हाँ, अपनी जगह है, हाँ, अरे वो तो कई साल से देख रहे हैं सर, 32 साल से देख रहे हैं हिलाल साहब। आ रहा हूं, वक्त एक ब्रेक का है, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि ओवैसी साहब ने कहा कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और 100 सीटों पर उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम के साथ साथ में ओबीसी और दलितों को भी टिकट देंगे। यानी कि जो फार्मूला समाजवादी पार्टी का है, वही फार्मूला अब ओवैसी साहब अपनाएंगे। और बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश में 100 सीटें ही ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर में होता है। तो क्या वो सपा की गणित बिगाड़ेंगे या अपना भाग्य संवारेंगे, ये सवाल है। इस पर ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्राह्मण समाज के लोग भाजपा सरकार की ऐसी गलत नीतियों दुखी व त्रस्त ही नहीं, बल्कि काफी ज्यादा आक्रोशित भी हैं। 50% आबादी को 27 सदस्य क्यों देंगे रिजर्वेशन? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तेईस मार्च को लॉकडाउन का पीरियड शुरू हो गया था। बच्चों ने, टीचर्स ने, सबने स्कूल आना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक बच्चा नीरज जो है, उसके फादर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, नौकरी से उसे निकाल दिया गया था। एक टाइम ऐसा आ गया था कोविड के बाद कि घर खर्च बिल्कुल नहीं था, तो हमें शहर छोड़ के अपने अपने गांव जाना पड़ा। जब हमें यहाँ एक सर्कुलर मिला कि अब 9वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं यहाँ पर आना शुरू होंगे, तो हमने बच्चों को कांटेक्ट करना शुरू किया। लेकिन ये नीरज बच्चा जो है, ये तब भी स्कूल नहीं आया। नीरज से मेरी बात हुई तो उन्होंने सच्चाई मुझे बताई कि सर, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपको हम एक चेक दे देंगे, जिससे कि आपका कम से कम उस महीने का खर्चा तो चल ही जाएगा। अब वो डेली क्लासेस अटेंड करता है, प्री बोर्ड हमारे शुरू हो चुके हैं। स्मार्ट टीचर्स से जितना बन पड़ रहा है हमारे लिए कर रहे हैं सर। रात को जब हमारा सर स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी सर वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, और सर जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से करते हैं सर। कोविड काल की वजह से
पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्राह्मण समाज के लोग भाजपा सरकार के ऐसी गलत नीतियों दुखी व त्रस्त ही नहीं, बल्कि काफी ज्यादा आक्रोशित भी हैं। 50% आबादी को 27 सदस्य क्यों देंगे रिजर्वेशन? जी हाँ, ओवैसी साहब ने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि वो पिछड़ों और दलितों को भी अपने साथ मिलाएंगे। भाई उस्मानी साहब, ये तो आपका खेल बिगाड़ने के लिए आ गए हैं। समाजवादी पार्टी जो है उसके साथ सर्वजन समाज के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे जाति धर्मों के लोग हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, तो विकल्प समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव जी हैं, उनके विकास के काम है, उनका विकास का एजेंडा है और वो ऐसे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप 2012 के इलेक्शन में आप जाइए देखिए, पीस पार्टी उस समय उरूज पे थी और उसने बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी में और इसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ओवैसी साहब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और आपको पता है कि आप ही लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा आपका खेल बिगाड़ने के लिए यहाँ पर लेके आई है। भारतीय जनता पार्टी को तो लग रहा है कि हम जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, क्योंकि जो एनालिसिस आई है उसमें उनको 44 सीट मिल पा रही है, तो वो तो हर हथकंडे अपनाएंगे, जितने हथकंडे। इतना नीचे ना गिराइए भाई, लेकिन उनके हथकंडे ये अपना पुराना रिकॉर्ड बता रहे हैं, ये अपना 2017 का रिकॉर्ड बता रहे हैं। काट की हांडी जो है वो एक बार चढ़ जाएगी, 2 बार चढ़ जाएगी, 3 बार चढ़ जाएगी, इसके बाद नहीं चढ़ेगी। इसलिए नहीं चढ़ेगी कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो जान गई है इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला है। इन्होंने कहा था कि हम उस्मानी साहब साक्षी जी कह रहे हैं कि आप अपना नया वाला रिकॉर्ड बता रहे हैं जो 2017 में आपको मिला है। उन्होंने जो काम किया है, जो सारे सर्वजन समाज को ठगने का काम किया है, उनका वोट लूटने का काम किया, के रास्ते पे ले जाने का काम किया है। आज भाई अच्छा उस्मानी साहब सुनिए, एक सवाल सुनिए। आपके यहाँ यादव 11%, मुस्लिम 20% और 11% वाला मुख्यमंत्री बनता है, 20% वाला बाहर से मुंह ताकता रहता है। अल्पसंख्यक कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं? वो केवल विकास के मुद्दे पे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश का विकास किया है, सारे जाति धर्मों का जो सम्मान किया है, आज उत्तर प्रदेश को भी मुख्यमंत्री, अरे को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए एक बार। 20% मुसलमान है, पूरा वोट देते हैं, 11% वाला मुख्यमंत्री, 20% वाला बाहर कर रहे हैं। आप 80% की बात करिए ना, 80% नहीं है अखिलेश यादव जी के साथ? क्या हिंदू अखिलेश यादव जी के साथ नहीं है क्या? क्या 20% केवल मुसलमान ही उनके साथ है क्या?
उनके साथ 20% मुसलमान है, 80% हिंदू है, 100% वोट समाजवादी पार्टी के साथ है। इस बार इनको पता लग जाएगा कि ये कहां पे खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाँ मोहम्मद आरिफ साहब ने क्वेश्चन किया था उनसे, क्या डिप्टी सीएम इस बार माइनॉरिटी का बनाएंगे, तो उन्होंने साफ कोई जवाब ही नहीं दिया, उस बात को काट गए। और जब इनके प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिन में सपने मत देखिए, ऐसी सोच रखने वाले डिप्टी सीएम का आप बात बेमाने हैं कि इनसे। नहीं आरिफ साहब आप ये बता दीजिए मुझे, नहीं आरिफ साहब आप ये बता दीजिए मुझे, आपने अपनी बात रख ली, क्या मुस्लिम किधर जाएगा? क्या ओवैसी के साथ में जाएगा या सपा के साथ में जाएगा या टैक्टिकल वोटिंग करेगा जैसा अभी तक करता आ रहा? ना समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी कोई मुस्लिम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। आजम खान साहब आज किस कंडीशन में है, कोई खड़ा नहीं हुआ उनके लिए। और दूसरी बात क्या कहते हैं, बसपा सरकार ने भी कोई माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं किया, और इसलिए वो मुस्लिम समाज जो भी है वो टैक्टिकल वोटिंग ही करेगा इस बार भी, पिछली बार नहीं टैक्टिकल वोटिंग करेगा तब भी उसको फायदा कहाँ मिल पा रहा है, और नुकसान तो हो रहा क्योंकि वोटों का बंटवारा हो जाएगा। कि माइनॉरिटी का कोई एक नेता खड़ा हो गया तो गए आपके नेता, तो 100 सीट से सरकार नहीं बन रही है ना जी, 100 सीट से सरकार नहीं बनेगी, तो सर 200 के ऊपर लाना पड़ेगा बहुमत के लिए, और 100 सीट पे लड़ रहे हैं। आप भी बन सकते हैं ना। अब वो जितनी सीटें आएंगी जहां पर उनका बहुमत होगा वहां पे वो अच्छी फाइट करेंगे, वहां के मुसलमान हो सकता है उनको सपोर्ट कर जाएं। बनने तो पश्चिमी बंगाल में भी गए थे, किंग मेकर बिहार में भी गए थे, बिहार में क्या हुआ? बिहार भी गए थे, बिहार में क्या हो गया? साक्षी जी दोनों लोग कह रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर और उस्मानी साहब कह रहे हैं आप इनको लेकर के वेस्ट बंगाल भी गए थे, बिहार भी गए थे, वहां ये कुछ नहीं कर पाए, यूपी में क्या कर पाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। मैं तो ये कह रही हूँ ना, हैदराबाद में ही अच्छा काम करके दिखाना चाहिए। यहाँ पे तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और हमारे मुस्लिम भाइयों को भ्रमित कर रहे हैं कि आप मुस्लिम वोटों का बंटवारा करने के लिए उनको अपने साथ लेके जाते हैं। आपकी बी टीम बताई जा रही है। अच्छा कार्य करे, और दूसरी बात है यहाँ पे आके उत्तर प्रदेश में हमारे मुस्लिम भाइयों को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ का जी सामने से, लेकिन आप सामने से तो ये कह रही हैं, लेकिन जो टकराव होती है कि हम योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, मामला तो वहीं से ध्रुवीकरण का शुरू हो जाता है। अपने घर से नहीं निकलते, ट्विटर की राजनीति करते हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति करते हैं, तो ये लोग भी हमारे बी टीम है, क्योंकि ये भी हमें फायदा पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ मायावती भी हमें फायदा पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ मायावती भी आपकी बी टीम है, बताए जा रहे हैं। क्योंकि जब ये सिर्फ जातिगत राजनीति करते हैं या धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं और 5 साल तक जनता के बीच में नहीं जाते, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी बी टीम हुई फिर तो। चलिए हिलाल नकवी साहब बहुत मस्ती ले रहे हैं, मजा कर रहे हैं। हाँ हिलाल नकवी साहब, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या राज है जो छुपा रहे हैं? आप बहुत सीनियर और बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं और उत्तर प्रदेश की क्या नर्व है इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ये बात एक अपने आप में बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, इसमें किसी तरह का शक नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 4.5 साल तक क्वारंटाइन रहे, दूसरे प्रदेशों में जाके इलेक्शन लड़ाते रहे, क्वारंटाइन नहीं रहे भाई, दूसरे प्रदेशों में जाकर के इलेक्शन लड़ाते रहे। उत्तर प्रदेश कोरोना की महामारी से कराह रहा था, उस वक्त वेस्ट बंगाल में जो है 5 मई दीदी गई, दीदी तो गए नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बड़ी तादाद में जनता जो है वो निश्चित रूप से जो है वो बेचारी कोरोना के मार से चली गई। तो ऐसे में ये सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई किसी तरह का कुछ बचता है, वो नहीं बचता है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना स्पष्ट धोखा दिया है अपने मतदाताओं को कि उन्होंने इलेक्शन से पहले चेहरा दिखाया केशव प्रसाद मौर्य का, बना किसको दिया? योगी जी को बना दिया, और इस तरह से बनाया कि केशव प्रसाद मौर्य की तो तख्ती तक की नोच के फेंक दी। क्या हिलाल नकवी साहब, क्या
क्या हिलाल नकवी साहब क्या गुण दिखाकर ढेला मार दिया क्या? साक्षी जी, वो हिलाल नकवी साहब कह रहे हैं कि आपने केशव मौर्य को गुण दिखाया और ढेला मार दिया जनता को। एक ही परिवार विशेष की राजनीति होती है, यही कारण है कि उन्हें उन्हीं का ही चेहरा देखने की आदत है। हमारे यहाँ पर अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष है उसका चेहरा दिखाई देता है, नहीं बिल्कुल, अभी आप स्वतंत्र देव जी का चेहरा दिखा रहे हैं। देखिए अभी हमारे हर पोस्टर पे स्वतंत्र देव जी का चेहरा दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री सिद्ध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चेहरा इस बार हमारे योगी जी रहेंगे, लेकिन हर पोस्टर में उनके साथ साथ में स्वतंत्र, लेकिन पिछली बार 17 में तो आपने डिक्लेयर नहीं किया था ना, तो हर पोस्टर में उनका चेहरा था। तो देखिए वो तो हमारी एक संगठन की रचना है कि हमारे हर पोस्टर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष का फोटो रहता है। हिलाल नकवी साहब, चलिए ठीक है। हिलाल नकवी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सवाल ये है कि ये जो ओवैसी साहब की एंट्री हो रही है, इसी बीच हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। दद्दू प्रसाद जुड़ गए हैं, कांसीराम जी के साथ में काम किया है, बसपा में कैबिनेट मंत्री रहे। बहुत स्वागत है दद्दू प्रसाद जी आपका। एक छोटा सा सवाल लेता हूं, हिलाल साहब आपके पास आ रहा हूं। जी हिलाल साहब अपनी बात रख लीजिए जल्दी से। हमारे पास कौन सी अथॉरिटी है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया? नहीं, हमारे अमित शाह साहब भी नहीं कर पाए, ये तो साहस तो अमित शाह साहब भी नहीं कर पाए। अब इनके पर हमारी समझ से इनके पास हिलाल नकवी साहब, उनके प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव लगातार डिक्लेयर कर रहे हैं जी। अरे हिलाल नकवी साहब, आप दूसरों की चिंता छोड़िए। साक्षी जी रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। हिलाल नकवी साहब अपनी चिंता कीजिए। आपका वोट बैंक कभी ब्राह्मण और अल्पसंख्यक हुआ करता था, दलित हुआ करता था, अब उनकी सेंधमारी के लिए और लोग भी आ गए हैं। कैसे वापसी कराएंगे घर इन लोग की? हमारे साथ रहे और आज की भी तारीख में ये हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है। 32 साल से सरकार क्यों नहीं बनाई? सरकार साथ है तो 32 साल से सरकार क्यों नहीं बनाई? सरकार सिर्फ इतना है कि हम उनके पास पहुंच नहीं पा रहे थे। आज की तारीख में माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में जो हमने संगठन खड़ा किया है, उससे हम उनके पास पहुंच रहे हैं। और अगर आप देखें तो जिस तेजी से कांग्रेस की तरफ, क्या राहुल जी नहीं खड़ा कर रहे थे? क्या राहुल जी नहीं चल पाए हिलाल नकवी जी? उससे आज राहुल के विषय में भी बता दीजिए। राहुल जी यहाँ सक्रिय थे और रायबरेली से भी वहां सक्रिय थे, और रायबरेली से भी, अमेठी से भी उनको जाना पड़ा। मेहनत की वजह से आज की तारीख में कांग्रेस खड़ी हो गई। ठीक है, अब आपका दूसरा सवाल पे आ जाते हैं जी, जो आप कह रहे हैं। हम कांग्रेसी हैं, हमारी आंखें आगे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो पीछे आंखें लगा के आगे चलती है और पूरे के पूरे देश को खड्डे में गिरा देती। हम आगे देखते हैं, हम आगे की चीजों को देखते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। हमारी आंखें पीछे नहीं है, हम गया हुआ भूत नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी है। हम आने वाला जो कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है नकवी साहब, ठीक है, सभी की आंखें आगे होती हैं भाई। आप कैसे कह सकते हैं भाजपा की आगे पीछे? दद्दू प्रसाद जी के पास चल रहा हूं भाई, बहुत ही सीनियर। ठीक, हम पीछे देख, आगे पीछे इंसान को दोनों तरफ देखना चाहिए। हम उसी से सीख लेते हैं जो गलती आपने करी है वो हम नहीं दोहराना चाहते। ठीक है भाई, ठीक है साक्षी जी, ठीक है। दद्दू प्रसाद जी के पास चल रहे। दद्दू प्रसाद जी, आज जो घंटा, घड़ियाल और शंख बसपा कार्यालय में बजे हैं और जिस तरीके से लोगों ने बसपा सुप्रीमो का स्वागत किया है, आपको क्या लग रहा है कि ये आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि आप तो बसपा में भी रहे हैं, कांसीराम जी के साथ में भी काम किया है। पूरी तरीके से वैचारिक दिशा भ्रम की स्थिति है बहुजन समाज पार्टी के पास, और भारतीय जनता पार्टी बल्ले बल्ले है उसके। जैसा कि आपके डिबेट भी है, चाहे ओवैसी जी आए और ओम प्रकाश राजभर है, दूसरे और लोग हैं, वो सारा का सारा भारतीय जनता और गेम है। सीबीआई जिंदाबाद है और सीबीआई के शिकंजे में फंसने का डर है। और अभी गोमती रिवर फ्रंट का मामला है, तो ये सारा ब्लैकमेल के फंसने का डर है। हाँ, ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स है। इसलिए परिवर्तनकारी लोगों को
चाहे सत्ता का परिवर्तन हो या जैसा कि हम लोग चाहते हैं, मानवर कांशीराम जी की चाहत है कि इस देश के ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था में बदलाव लाए बिना इस देश के नागरिकों को संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सरकारें हम बार बार बदल रहे हैं पर व्यवस्था ज्यों की त्यों है। कांग्रेस पार्टी व्यवस्था ज्यों की त्यों है। सरकारें बदल रही, व्यवस्था ज्यों की त्यों है। दद्दू प्रसाद जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल कुछ करने हैं आपसे जी। कानून बनाए रखने की पक्षधर है और भारतीय जनता पार्टी तो खुलेआम कहती है कि इस देश का आपकी पार्टी नहीं, बसपा भी तो वही कर रही है सरकार। दद्दू प्रसाद जी, हाँ तो पहले थे, हमने परिवर्तन के लिए काम किया। जिस दिन से बसपा ने परिवर्तन का एजेंडा बदल दिया, ब्राह्मणवादी हो गई, सतीश मिश्रा की मायावती हो गई है। हम लोग कांशीराम की मायावती के साथ थे, सतीश मिश्रा की मायावती है। और जिस देखिए विश्वकर्मा जी, पता नहीं आपको जानकारी है नहीं है, मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को तक कहना चाहता हूँ कि इस देश में एक परिवर्तन की सुव्यवस्थित 173 साल पुरानी विचारधारा है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 3000 साल की व्यवस्था का दम्भ भरती है, तो हम लोगों का भी 2500 साल पुराना बुद्ध की एक संस्कृति है। और ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या करके दद्दू प्रसाद जी वहां जाएंगे, इतिहास में जाएंगे तो गोते लगाते रह जाएंगे। हम वर्तमान पर आते हैं। जल्दी से ये बता दीजिए, 2007 में भी यही कॉम्बिनेशन बना था और मायावती ने जीत दर्ज की थी, तो अब आपको इसमें कोई शंका क्यों नजर आ रही है? 2007 से 12 में मायावती ब्राह्मणों के कारण नहीं सत्ता में आई थी। मुश्किल से 5% ब्राह्मणों ने वोट दिया होगा। बहुजन समाज पार्टी 2007 से 12 पिछड़े वर्गों के भरपूर समर्थन के कारण, कंसोलिडेट समर्थन के कारण, मुसलमानों के समर्थन के कारण सत्ता में आई थी। इसलिए ये हमारा वैचारिक, हम परिपक्व हैं और इस देश में हम परिवर्तन चाहते हैं। इस देश का जनमत 50% से ऊपर जनमत इस देश के समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव चाहता है। अब केवल राजनीतिक बदलाव चाहने से सरकारों को दद्दू प्रसाद जी जी, एक सवाल और जल्दी से ले लीजिए, समय कम है सर। नहीं, हम आप तो धमकी देने लगे। नहीं, हम आप समझिए तो हम बात तो एक मिनट तो कहने दीजिए। एक देखिए, पिछला 4 मिनट से आप पिछला 4 मिनट से आप ही को समय दिया है। अधिकार दीजिए ना। नहीं, आप बोलिए ना, सवाल पहले खड़ा कर लीजिए आप जी। आप पहले सवाल खड़ा कर पूछा ना आपसे, सवाल ये पूछा, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने वोट नहीं, ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया था, 5% ब्राह्मणों ने वोट दिया था, लेकिन सरकार तो बनवा दी थी ना माहौल बना के। कर रहे हैं ये पूरा। मायावती फिर के चुनाव आयोग को धन्यवाद बोलने क्यों गई थी? सीआरपीएफ को धन्यवाद बोलने क्यों गई थी? और अब इनर मीटिंग में मायावती ने क्यों कहा कि आप पिछड़े वर्गों का बड़ा समर्थन था? इसलिए ये वैचारिक दिशा भ्रम के लकवा मार गया है मायावती, और मायावती ने ठेका ले लिया है कांशीराम की पूरी आइडियोलॉजी को खत्म कर देने का, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को खत्म कर देने का इस देश में। और मैं चाहता हूं कि परिवर्तनकारी जनमत तैयार है इस देश में। परिवर्तनकारी लीडर आएगा तो वह फलित होगा। और अगर सीबीआई से डरकर जल्दी से अभी आप ही बता दीजिए, अब बहन जी का होगा क्या? साहब की जो एंट्री हुई है, ओवैसी साहब की जो एंट्री हुई है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? तो वैसी काम करेंगे। अखिलेश यादव को लड़ना चाहिए। अखिलेश यादव सीबीआई के डर के मारे घर छोड़े, मैदान में निकले, तब ओवैसी का भूमिका होगी। चलिए, ये बात मैं सब समझ देखिए। और ये हम अखिलेश जी से मिलके कह चुके हैं
अखिलेश को निकलना होगा। अगर अरे वो निकल घर रहे में भाई, जो- कन्नौज गए हुए। अरे निकल रहे भाई, कन्नौज गए हुए दद्दू प्रसाद जी। नहीं आजकल कई जगह, नहीं आजकल कई जगह जा रहे हैं। देखेंगे। ठीक है ठीक है साक्षी जी, ठीक है साक्षी जी, दद्दू प्रसाद जी ने कह दिया कि ये गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है कि 2007 में ब्राह्मणों ने बसपा की सरकार बनाई थी। आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे आप? पूरा सबका सपोर्ट मिलता है तभी कोई सरकार बन पाती है। यही बीजेपी के साथ हुआ, जब सबका साथ मिला हमें तभी हमने सरकार बनाई। इसीलिए हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, और सबके प्रयास से हमें इस बार भी विश्वास है कि हम दोबारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। जी हिलाल नकवी साहब, दद्दू प्रसाद जी की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना असहमति है आपकी? जहां तक कि इनके अगर हम बातों की विश्लेषण करें तो क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में बहुत लंबा समय इन्होंने बिताया है, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के बारे में इनको जितना जानकारी होगी उतनी जानकारी हम लोगों को नहीं होगी। और जो इन्होंने कारण बताया वो स्पष्ट दिखाई भी दे रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है इस वक्त पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता खो चुकी है, ये इसमें कोई शक नहीं। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो है वो अभी तक की चुनाव में बाहर नहीं निकल रहे। कारण क्या है ये तो नहीं बताया जा सकता है। निकल रहे हिलाल नकवी साहब, अरे निकल रहे हिलाल नकवी साहब, मैंने अभी दद्दू प्रसाद जी को बताया कई जगह वो लगातार कन्नौज में 3 दिन से हैं और इसके अलावा भी कई जिलों में जा चुके हैं। कन्नौज के अलावा कहां गए इसके बारे में कहीं अखबारों में नहीं आया, लेकिन हो सकता है, हमने पहले ही कहा कि आप बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, आपके पास जानकारी होगी, मगर पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी समाचार को इस बात की जानकारी नहीं, किसी को नहीं। ठीक है उस्मानी साहब, जी उस्मानी साहब आपने वाकओवर दे दिया। जी उस्मानी साहब आपने वो वाकओवर दे दिया है, हिलाल नकवी साहब कह रहे हैं। उस्मानी साहब बता देंगे कहां गए हैं। उस्मानी साहब अपनी आवाज खोल लीजिए, उस्मानी साहब अपनी आवाज खोल लीजिए। चलिए उस्मानी साहब अपनी आवाज खोल लीजिए। जब तक उस्मानी साहब अपनी आवाज खोलते हैं आरिफ साहब के पास जा रहे हैं। आरिफ साहब आप अपनी बात रख सकते हैं। डॉक्टर उस्मानी साहब अपनी आवाज खोल लीजिए। जी बहुजन समाज पार्टी नहीं आ रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही है, 0 पे पहुंच गई है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। इसलिए अभी मैं दद्दू प्रसाद जी को बहुत कायदे से सुन रहा था कि उनकी भी मंशा है कि माननीय अखिलेश यादव जी आगे आए और सरकार बनाए। और शायद इन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि अभी आप हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अभी आपको हरदोई में आप गए थे कवरेज करने, हरदोई में मिले थे, वो उसके बाद जौनपुर गए, आजमगढ़ गए, अभी आगरा गए परसों। आजमगढ़ में तो उनके पोस्टर भी लगे हुए हैं। मेरठ गए उस्मानी साहब, आजमगढ़ में तो उनके पोस्टर लगे हुए हैं, लोग ढूंढ रहे हैं। अरे हम अखिलेश की यात्रा वृतांत पर बात नहीं कर रहे हैं हिलाल नकवी साहब और उस्मानी साहब। उस्मानी साहब जल्दी से बताइए, दद्दू प्रसाद जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का ये छलावा है मायावती के साथ जाना। उस्मानी साहब सवाल सुन लीजिए। दद्दू प्रसाद जी ने कहा कि ये कहा जा रहा है कि 2007 में ब्राह्मणों ने सरकार बनाई मायावती की, बसपा की, वो एक छलावा है। % से बनी थी। मैं दद्दू प्रसाद जी को बहुत कायदे से सुन रहा था और इन्होंने ये कहा कि ब्राह्मणों ने मुश्किल से 5% वोट दिया है। तो जब 1.5% से सरकार बनी तो इसका मतलब ब्राह्मणों ने सरकार बना दी। बताइए दद्दू प्रसाद साहब, मात्र 1.5% वोट ज्यादा था जब सरकार बनी थी। ब्राह्मणों ने 5% दिया तभी तो सरकार बनी ना। प्रति ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, ब्याज पे हम भरोसा नहीं रखते हैं। हाँ वो तो ब्याज था उस्मानी साहब, मूलधन, अगर मूलधन ही नहीं रहेगा तो ब्याज कहां से मिलेगा? आप बताइए कि 1.5% से सरकार बनी है, अगर 1.5% वोट हमको मिल जाता तो हमारी सरकार बन जाती। लेकिन दद्दू प्रसाद जी कह रहे
लेकिन दद्दू प्रसाद जी कह रहे हैं मूलधन नहीं रहेगा तो ब्याज कहां से मिलेगा? जब दलित ही नहीं रहेगा तो ब्राह्मण क्यों आएगा? समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। कांसीराम तो हम 70% पे पहुंचे। दद्दू प्रसाद जी को सुन लीजिए जी। कांसीराम के आंदोलन का मूलधन दलित नहीं है। कांसीराम के आंदोलन का मूलधन अति पिछड़ी जातियां और दलित दोनों मिलाकर हैं। ठीक है, ठीक है उस्मानी साहब आपका, ठीक है, ठीक है उस्मानी साहब आपका फाइनल कमेंट है वो। आरिफ किदवई साहब आपका फाइनल कमेंट। में कांग्रेस की सरकार थी, जब ये इलेक्शन हुआ तो बहुत सख्ती से इलेक्शन हुआ, और मुझे लगता है कि उस वक्त जो है समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो या और अन्य पार्टी रही हो, इन लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहे और इन लोगों का वोटर नहीं निकला वोट डालने के लिए, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ। मुझे लगता है शायद जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 42% के आसपास वोटिंग हुई थी, और जिसमें से बसपा को बढ़त हासिल हुई। ठीक है, ठीक है, ठीक है आरिफ साहब, समय कम खत्म हो गया वहां पर। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब मायावती ने जहां से एक बार ब्राह्मणों को गले लगा लिया, फिर से 2007 का गणित वो दोहराना चाहती है, तो वहीं ओवैसी साहब की एंट्री हो गई है और उन्होंने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ साथ में वो पिछड़ों को और दलितों को भी टिकट देंगे। यानी कि दद्दू प्रसाद जो कह रहे थे बहुजन की बात जिन कांसीराम जी ने की थी, उन्हीं बहुजन की बात अब AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी साहब भी कह रहे हैं। लेकिन अब बात उलट यहाँ पर ये होगी कि यहाँ पर मुस्लिम अगवा होगा और बाकी लोग पीछे चलेंगे। कौन किसका बनाएगा खेल, कौन किसका बिगाड़ेगा गणित, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।